राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी, इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। यह कांग्रेस पार्टी के अमंगल विचारों को दर्शाती है। ये हमारी आस्था के जुड़े हुए हैं। ये लोग उनके नाम से राजनीति करते हैं, धीरे धीरे लोग समझेंगे। ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। दर्शकों, राजनीति में एक चीज की बहुत वैल्यू होती है। आपने सही समय पर सही मुद्दा अपने विरोधी के हाथ से लपका या नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज फिर ये साबित कर दिया कि एक अकेला सब पर भारी। आज नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन के कांग्रेस के वादे का पूरा सियासती तीर उल्टा कर दिया, इसे बजरंग बली से जोड़ दिया। इस मुद्दे में पीएफआई आ गई। मुझे याद है 2017 में ऐसा ही यूपी में हुआ था, जब शमशान और कब्रिस्तान के मुद्दे ने बाकी मुद्दों को पीछे छोड़ दिया था। रिजल्ट जो हुआ वो आपके सामने है और इतिहास के पन्नों में दर्ज है। एक और पीएफआई है जिसके किस्से केरल के एक प्रोफेसर के हाथ काटने से शुरू होकर आतंकी हमलों में शामिल होने के आरोपों तक जाती है। दोस्तों, इस पीएफआई पर केंद्र सरकार बैन लगा चुकी है। तो दूसरी ओर बजरंग दल है जिसकी हिंदूवादी विचारधारा है। ये विचारधारा राजनीतिक है, आक्रामक है या क्या है, ये दर्शकों में आप पर छोड़। लेकिन क्या पीएफआई और बजरंग दल को एक ही तराजू पर रखा जा सकता है? आज कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में पीएफआई और बजरंग दल की तुलना कर दी और कहा कि बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के इस वादे के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले राम को ताले में बंद किया था, अब बजरंग बली को ताले में बंद करना चाहते हैं, बल्कि जो जय बजरंग बली कहते हैं उनको ताले में बंद करना चाहते हैं। और सोचिए, आज मंगलवार है, बजरंग बली का दिन है। इस दिन इस तरह का बयान और इस तरह का मैनिफेस्टो, तो फिर क्या था? राजनीति चरम सीमा पर। लेकिन इस बयान पर कांग्रेस का पलटवार है कि प्रधानमंत्री ने बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करके आस्था पर चोट पहुंचाई है। आज सवाल पब्लिक का है कि क्या बजरंग दल पर बैन के वादे में तुष्टीकरण का इरादा है? पीएफआई और बजरंग दल को एक तराजू पर रखना क्या पीएफआई पर लगे बैन के बाद कांग्रेस का बदला है? यही है आज सवाल पब्लिक का। दर्शकों, सहयोग देखिए, जब आज कांग्रेस ने बजरंग दल को बैन करने का वादा किया तो दिन भी मंगलवार है। मंगल को बजरंग बली का दिन माना जाता है और ये वादा भी कांग्रेस ने उस कर्नाटक में किया जहां हिंदू मान्यता के मुताबिक हनुमान जी का जन्म हुआ। मैं यहां साफ कर दूं कि बजरंग दल का मतलब बजरंग बली नहीं है। बहुत से लोग ऐसा नहीं मानते, लेकिन ये तो जरूर है कि जब बजरंग बली के नाम पर बने संगठन को लेकर कांग्रेस के चुनावी संग्राम शुरू कर दिया, तब नरेंद्र मोदी ने जोरदार दांव जरूर चल दिया। सुनिए आज कर्नाटक के होसपेट की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय किया है। पहले
प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंगबली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। आज की ही एक और सियासी घटना का रेफरेंस मैं लेना चाहूंगी। महाराष्ट्र में आज शरद पवार ने अचानक से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। लोग कह रहे हैं कि दो ही वजह हो सकती हैं इस अनाउंसमेंट की। शरद पवार साहब ने 2024 का नतीजा पढ़ लिया या फिर अपने कुंबे को बचाने के लिए उनके पास अब शायद यही आखिरी भी बचा था। वैसे पवार साहब रिटायर होंगे या नहीं, इसका फैसला आज भरी सभा में तो नहीं हो पाया, अब घर के बंद दरवाजों के पीछे होगा। मतलब क्या ये मानकर चले कि पवार साहब बहुत दबाव में हैं? मैं फिर से कर्नाटक पर लौटती हूँ, जहां कांग्रेस अब तक भ्रष्टाचार को चुनाव का नैरेटिव मानकर चल रही थी, लेकिन अचानक प्रधानमंत्री को विषधर सांप कहने और कहे जाने के बाद माहौल बिल्कुल बदल सा गया है। उस पर आज मैनिफेस्टो में बजरंग दल का ये रेफरेंस देखिए। हम मानते हैं कि कानून और संविधान पवित्र है और व्यक्तियों या बजरंग दल, पीएफआई या अन्य जैसे संगठनों के द्वारा इसका उल्लंघन नहीं हो सकता। क्या बजरंग दल का नाम जबरदस्ती मैनिफेस्टो में डाला गया? मैं आप दर्शकों से ये पूछती हूँ कि क्या किसी संगठन पर बैन का फैसला राजनीतिक हो सकता है या ये कानून की गहरी समीक्षा के आधार पर होता है? पीएफआई पर भी बैन कई सबूतों के आधार पर अभी सितंबर 2022 में यूएपीए कानून के तहत हुआ। यहाँ मैं ये भी बताना चाहूंगी अपने दर्शकों को कि 2015 में तब की कांग्रेस पार्टी की सिद्धारमैया सरकार ने 2009 के मैसूरू सांप्रदायिक हिंसा मामले में पीएफआई पर 40 केस वापस लेने की मंजूरी दी थी। 2022 में बीजेपी ने पीएफआई भाग्य नाम के पोस्टर निकालकर दावा किया था कि सिद्धारमैया सरकार ने 1600 पीएफआई एक्टिविस्ट के केस वापस लिए थे। लेकिन आज जब इसी पीएफआई के साथ बजरंग दल पर बैन का वादा कांग्रेस ने किया, तब उस पर मचे हंगामे के बाद कांग्रेस की दलील क्या है? आप कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख पवन खेड़ा का ये बयान उसी से जान। बजरंग दल की तुलना बजरंगी से करेंगे और हम बर्दाश्त कर लेंगे? ये अपमान नहीं सहेंगे हम। कैसे अपमान कर सकते हैं वो बजरंग बली का? अरे हमारी भी श्रद्धा है, हमारी भी आस्था है, हम अपने दिल के पास रखते हैं अपनी आस्था को, लेकिन कोई सीमा होती है अपमान करने की हमारी आस्था। आप कैसे अपमान कर सकते हैं मेरी आस्था का? माफी मांगिए प्रधानमंत्री इस देश से और करोड़ों ऐसे भक्तों से जो बजरंग बली को अपने दिल के करीब रखते हैं। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, क्या पीएफआई के साथ बजरंग दल को बैन करने का कांग्रेस का वादा तुष्टीकरण के लिए बदला है? ये बदले की राजनीति है। सवाल नंबर 2, राम के बाद बजरंग बली को ताले में रखने का आरोप लगाकर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है? सवाल नंबर 3, क्या बार बार हिंदूवादी संगठनों की आतंकी विचारधारा वाले संगठनों से तुलना हिंदुओं का अपमान है? यही है आज पब्लिक के सवाल। और पब्लिक के इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं उदित राज जी, कांग्रेस के लीडर हैं, अवनीजेश अवस्थी राजनीतिक विशेषज्ञ है, असीम वकार एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, नसीम सिद्दीकी एनसीपी के प्रवक्ता हैं, लोकेश जिंदल कांग्रेस लीडर हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला से। और शहजाद पूनावाला जी, मेरा सवाल आपसे सीधे तौर पर यह है कि कांग्रेस का दावा है कि आप बजरंग बली और बजरंग दल के बीच में तुलना करके हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। क्या ये राजनीति का वो डेस्परेट चाल है जिस तरह कांग्रेस पार्टी कह रही है, जो बीजेपी ने आज खेला है? देखिए, मंगलवार का दिन है नाविका जी, तो मैं इसी से शुरू करूंगा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। इसका मतलब क्या है
कि बजरंग बली जो महावीर है वो कुमति मतलब जो भ्रष्ट बुद्धि है उसको दूर करते हैं और सुमति जिसकी अच्छी मति है उसको पास रखते हैं। ये इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। नाविका जी बताइए कि आज ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं बल्कि मुस्लिम लीग का फतवा कार्ड जारी हुआ है। और मैं नहीं कह रहा हूं, पहले तो पीएफआई पर पहले से प्रतिबंध है, उस प्रतिबंधित संगठन को और प्रतिबंधित कैसे करेंगे ये लोग। और साथ में बजरंग दल का नाम रखते हैं, मतलब कि बजरंग दल क्या है? अ दल ऑफ पीपल जो बजरंग में मतलब कि हनुमान जी में आस्था रखता है। हनुमान जी में आस्था कौन रखता है? जो जय बजरंग बली बोलता है। मतलब जो जय बजरंग बली बोलेगा उसको जेल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि पीएफआई के साथ एक तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। इसी श्रृंखला में एसडीपीआई के साथ गठबंधन करेंगे, ये कांग्रेस के नेता ने कहा था, टाइम्स नाउ ने दिखाया था। इसी श्रृंखला में इसी मैनिफेस्टो में क्या लिखा गया मुस्लिम लीग के मैनिफेस्टो में कि हम जो गौकशी के खिलाफ कानून है उसको भी हटाएंगे, एंटी कन्वर्जन बिल को भी हटा देंगे। मतलब कि हम खुली छूट देंगे कन्वर्जन के लिए, खुली छूट देंगे गौ हत्या के लिए। इसी श्रृंखला में और क्या कहा गया है कि धार्मिक आरक्षण। अब देखिए उदित राज जी हमारे साथ है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने धार्मिक आरक्षण की कभी परिकल्पना नहीं की थी, और अगर की थी तो बताइए कि हिंदुओं की क्या दोष है, गलती है कि हिंदुओं के लिए आरक्षण नहीं होगा, जैनों के लिए नहीं होगा, बुद्धिस्टों के लिए नहीं होगा। केवल मुस्लिम आरक्षण कहना ये जो है ये बाबा साहब अंबेडकर के विचारों के खिलाफ भी है और ये एक परिकल्पना है जो उदित राज जी से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी। उदित राज जी, पीएफआई का बैन जब लगा तो इसमें कानूनी दाव पेच सब देखकर लगा। सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ पीएफआई के बैन का बदला लेने के लिए मैनिफेस्टो में बजरंग दल का नाम डाल दिया या कोई कानूनी कार्रवाई की है? पीएफआई पर बैन लगाना वाजिब है क्योंकि उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप है दंगे फैलाने का, आरोप है कोविड के दौरान, शाहीन बाग के दौरान वायलेंस कराने का, दिल्ली के पूरे राइट्स में उनका रोल आया है। तमाम एजेंसीज ने ये सब कहा है। इसके अलावा आरएसएस और कई लोगों की हत्या, प्रोफेसर के हाथ काट देने की हत्या का आरोप है और टेरर, आतंकी हमलों पर भी उनके ऊपर आरोप है। उदित राज जी, एक ही सांस में पीएफआई और बजरंग दल का नाम लेना, क्या ये कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति है? नंबर एक। और नंबर दो, क्या कांग्रेस पार्टी को सिर्फ मुस्लिम वोट चाहिए क्योंकि मुस्लिम कोटा होता है, एसडीपीआई के साथ आपका अंडरस्टैंडिंग होती है जो पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है, और जब देखो तब तुष्टीकरण की बात चलती है? क्या सिर्फ मुस्लिम वोटों से सरोकार है कांग्रेस पार्टी को? नाविका जी, स्टूडियो से कहिए कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, आपके आधी बात सुनाई पड़ रही, आधी बात नहीं सुनाई पड़ रही। क्या बात है भाई? स्टूडियो की बात सुनाई नहीं पड़ रही, आधी बात सुनाई पड़ी, आधी सवाल मेरा इतना है कि कांग्रेस के पास तुष्टीकरण के अलावा कोई और फॉर्मूला नहीं है क्या? ब्रेक हो रही है, पूरा ब्रेक हो जाती है। नविका जी, पूरा ब्रेक हो गई आवाज, पहले ठीक कर ले, फिर सवाल तब तक चाहे दूसरे से कर ले या तो स्टूडियो से कनेक्ट कर ले। सवाल मैं दोबारा आपसे स्टूडियो पैच करा रहा है। लोकेश जिंदल जी, ये सवाल आप लीजिए, क्या तुष्टीकरण के अलावा आपके पास कोई और रास्ता नहीं है? नमस्कार नाविका जी। नाविका जी, आज इलेक्शन मैनिफेस्टो का टाइटल जो दिया गया, सर्व जनांगत शांति तोटा, ये बहुत सटीक बैठता है कांग्रेस की विचारधारा पर। शहजाद पूनावाला जी ने आज हनुमान चालीसा में कहा, और हनुमान चालीसा के कुछ श्लोक भी कहे। मैं उनको बता दूं कि बजरंग बली ने दुष्ट रावण की लंका जलाई थी, वहां निर्दोषों की हत्या नहीं हुई थी। ये वो बजरंग दल है जिसने ग्राहम स्टेन जैसे एक मासूम व्यक्ति के परिवार को जला दिया था। ग्राहम, आज बजरंग दल की मैं बात करता हूं तो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने फरवरी में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसके तहत उसने कहा कि फेसबुक जानती है कि बजरंग दल एक बहुत रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लोग बंदूकें बेच रहे हैं पूरे देश में, एक आतंकी संगठन है, लेकिन वो उसे बैन नहीं करता क्योंकि फेसबुक नहीं चाहता उसके बीजेपी के साथ रिलेशन खराब हो। दूसरी बात, आप कहती है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ सबसे पहले कांग्रेस, वुमेन चांडी साहब ही थे जिन्होंने कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सिमी जैसे एक संगठन का
दूसरा रूप है। ये कांग्रेस की विचारधारा है। कांग्रेस का विरोध था पीएफआई जैसे संगठनों को कि उसके ऊपर बैन लगा। तीसरी बात आप कहती है कांग्रेस की, कांग्रेस के पास सेवा दल है। कांग्रेस ने कभी भी बजरंग दल जैसे संगठनों को ना तो शह दी। ये तो भाजपा, वीएचपी और राम सेना, बजरंग दल जैसी संगठनाएं हैं कि जो महिलाओं को पद से बाहर निकालता है, घसीटता है। अरे बजरंग बली ने तो महिलाओं का सम्मान किया था, माता सीता की रक्षा की थी, उन्होंने महिलाओं के ऊपर कभी भी प्रहार नहीं किया। आप क्या बात करते हो बजरंग दल की? ऊना का कांड आप भूल गए 2016 का गुजरात का, जब बजरंग दल ने, उसके एक्टिविस्ट ने एक दलित परिवार को जला दिया था। क्या ये बजरंग बली के नाम पर इस तरह की जो निंदनीय हरकतें करेगी? हम इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बजरंग बली के भक्त तो हम हैं। आपने तो 2 पंक्तियां सुनाई, मैं आज आपको पूरा सुंदरकांड सुनाता हूं। ये आरोप आपके ऊपर बीजेपी ने लगाया है, तो कम से कम आरोप मुझ पर मत लगाइए लोकेश जिंदल जी। लेकिन उदित राज जी, अब मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो मैं पूछना चाहती हूं, क्या कांग्रेस की वोट बैंक सिर्फ मुस्लिम वोटों से है? क्योंकि जब भी माइनॉरिटीज की बात होती है तो कोटा मुस्लिम के लिए आता है। मुस्लिम कोटा अगर लाया जाता है और पीएफआई की बात, पीएफआई को बैन करेंगे। पीएफआई तो बैन हो चुकी। आप तो वो पार्टी हैं जिन्होंने पीएफआई के खिलाफ केसेस जो थे उनको वापस लिया था, और अब पीएफआई की बैन की बात करते हैं और साथ में बजरंग दल की बैन की बात करते हैं। सवाल यह है कि दोनों को एक तराजू में रखा जा सकता है, हाँ या नहीं? अभी आई है। अब नविका जी से कह दीजिए, अभी वॉइस क्लियर हुआ। सवाल यही है कि क्या तुष्टीकरण का ही फॉर्मूला बाकी रह गया है? देखिए नविका जी, तुष्टीकरण के ऊपर ही पहले चर्चा कर लिया जाए। किस बात का बार बार ये कहना कि कांग्रेस तुष्टीकरण करती है मुसलमानों की? आप देश में जितने डायरेक्टर जनरल, पुलिस एडमिन, जितने चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, भारत सरकार के सेक्रेटरी, जजेज जितने हैं, या तो प्राइम मिनिस्टर हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो और या तो मीडिया के हेड हो, कौन सा मुसलमान बैठे हुए हैं भाई? क्या तुष्टीकरण है भाई? क्या है तुष्टीकरण? हम समझते हैं कि तुष्टीकरण कहते हैं किसको हैं कि इनको प्रेफरेंस दिया है तो कौन इस देश के मालिक बन गए, संसाधनों के मालिक बन गए, गवर्नेंस में इनकी भागीदारी है कि देश के जनरल हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल हैं कि या ये देश फॉरेन अफेयर्स चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं? एक बात। दूसरी बात यह है कि बजरंग दल की तमाम सारी गतिविधियां खुद बंगलोर में, कर्नाटका में रही हैं कि पब में घुस के मारना और जाकर के वहाँ डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज करना, ये बजरंग बली का अपमान है। इनका बजरंग बली को, भगवान हनुमान को कांग्रेस निकाल रही है इनकी मुक्ति से। नाम लेने से क्या होता है कि बजरंग दल है, कि जब भगवान बजरंगी के आदर्शों पर चले ही न, तो नाम केवल रखने से क्या हो जाता है भाई? यही नहीं, तमाम नंबर ऑफ एक्टिविटीज मुरादाबाद में किया, तमाम आप गूगल पे चले जाइए, तमाम मामले। तो अगर ये कल फ्यूचर में अगर विध्वंसक और डिसरप्टिव एक्टिविटीज करते हैं तो इनके ऊपर ही बैन होगा। पीएफआई करती है तो पीएफआई के ऊपर बैन होगा। कल कोई, अब क्या हुआ है मथुरा में, क्या हुआ? जो गाय काटा, किसने? विश्व हिंदू परिषद ने काटा है गाय। कभी चर्चा हुआ है इसके ऊपर? और नहीं, पर पीएफआई तो बैन हो चुकी। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, मेरा सवाल आपसे है, जो उदित नारायण जी उठा रहे हैं, कह रहे हैं गूगल करो और आपको बजरंग दल के केसेस मिल जाएंगे। अब गूगल पर तय होगा कि कौन से एजेंसी को बैन करना है, कौन से एजेंसी को नहीं बैन करना है। तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सारी बंद कर दीजिए आप देश में, आप सब बंद कर दीजिए। गूगल पर अब तय होगा कि कौन से आरोप किसके ऊपर लगे हैं।
हाँ, देखिए इसका मैं जवाब देता हूं। अभी लोकेश जी ने भी कोई रिपोर्ट का जिक्र किया और इन्होंने भी कुछ गूगल के केसेस बताए। उदित राज जी एक एक करके बात रखते हैं, वरना क्रॉस टॉक में किसी को सुनाई नहीं देगा। उदित राज जी कृपया करके क्रॉस टॉक ना करें। देखिए मुझे लगता है क्रॉस टॉक करने से किसी को कोई समझ में बात नहीं आएगी। आप अपने समय पर रखिए। नाविका जी ने मुझे मौका दिया है। अच्छा उदित राज जी आप क्या कह रहे थे? आपने कोई नहीं नाविका जी, मैं समझ गया उनका सवाल, मैं उसका जवाब दे देता हूं, वरना ये समय बर्बाद होगा। मैं जवाब दे देता हूं, वो थोड़ा पेशेंस रखे। देखिए इन्होंने कुछ रेफरेंसेस बताए, गूगल से हो चाहे कहीं से भी हो। अमेरिकन रिपोर्ट का भी हवाला लोकेश जी ने दिया। मैं तो कहता हूं अगर इतनी खातिरी है तो छत्तीसगढ़ राजस्थान में तो सरकारें हैं, वहां पे प्रतिबंध लगाओ ना। यहां पे प्रपोज क्यों करते हो? वहां पे लगा देते। 2004 से 14 सरकार थी, 13 से 18 कर्नाटका में सरकार थी। इतना ही प्रूफ सबूत था कि बजरंग दल पीएफआई की तरह देश विरोधी, हिंदू विरोधी, भारत विरोधी संगठन है, तो उसके ऊपर आप प्रतिबंध लगा दो। आज भी लगाने में कौन रोक रहा है? राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ₹1 का उनके पास सबूत नहीं है। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं, देखिए तुष्टिकरण क्या होता है उदित जी? तुष्टिकरण यह नहीं होता कि कोई अफसर बन जाए, कोई डीजीपी बन जाए। तुष्टिकरण यह होता है जब आतंकी हो, एनआईए कहे कुकर ब्लास्ट हुआ, तब डीके शिव कुमार कहते नहीं कुकर ब्लास्ट नहीं हुआ, कैसे आप इसको आतंकी घोषित कर रहे हो? जब आप पीएफआई के खिलाफ 175 केस हटा दो, और जब आप गौकशी का कानून रिपील कर दोगे, और जब आप कानून कन्वर्जन का रिपील कर दोगे, ये कहने का स्टेटमेंट सिद्धरामैया जी देते हैं और कहते हैं मैं केवल मुस्लिम आरक्षण वापस करूंगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या बाबा साहेब आंबेडकर ने मुस्लिम या किसी भी धार्मिक रूप पे आरक्षण को कभी भी आगे किया था? क्या संविधान में इसकी व्यवस्था है, या केवल व्यवस्था जो है वो पिछड़ेपन और आर्थिक रूप पर है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए तो क्या फिर कल हिंदू आरक्षण क्यों ना हो, बुद्धिस्ट आरक्षण क्यों ना हो, जैन आरक्षण क्यों ना हो? केवल मुस्लिम आरक्षण क्यों? केवल पहले संसाधनों पर अधिकार मुसलमानों का क्यों? यह तुष्टिकरण की राजनीति है। एसडीपीआई से गठबंधन करेंगे, इमरान प्रताप गढ़ी को आगे करेंगे। और मैं असीम बकार साहब आपसे पूछना चाहूंगी ये सवाल सिर्फ इसका है कि हाँ अल्पसंख्यकों की मदद होनी चाहिए, लेकिन क्या अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम है? सवाल नंबर 1। उदित राज जी 1 मिनट। नंबर 2, पीएफआई का बैन कहने वाली पार्टी, जो पीएफआई बैन हो चुकी है, उसका बैन दोबारा प्रॉमिस कर रहे हैं, तो क्या ये लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? सवाल नंबर 3, अब आप देख लीजिए बहुत से ऐसे सर्वे थे जिसमें यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस जीतने वाली है। मैं आपसे आज राजनीतिक सवाल पूछती हूं। बजरंग दल का जो मुद्दा है वो बीजेपी के हाथ में देना, या बीजेपी के जो सबसे बड़े लीडर हैं देश में और दुनिया में, सबसे पॉपुलर लीडर नरेंद्र मोदी हैं, उनको एक जहरीला सांप बना देना, क्या कांग्रेस पार्टी तुली रहती है कि किसी ना किसी तरीके से बीजेपी के हाथ में कोई ना कोई इस तरह का अस्त्र दे दिया जाए कि चुनाव जो है वो बिल्कुल ध्वस्त हो जाए? देखिए बहुत देर से मैं सुन रहा था सबको। आज का जो वक्त चल रहा है इसमें मुझसे बेहतर मीडिया के सभी लोग जानते हैं कि कई संगठन ऐसे भारत में काम कर रहे हैं, कई संगठन जिनमें दुर्दांत अपराधी भर्ती किए गए, खतरनाक अपराधी, जो पेशेवर अपराधी हैं उनको भर्ती किया गया है और उनको इस्तेमाल किया जा रहा है बड़े संगठनों के द्वारा। तो मैं भी ये चाहता हूं कि जो संगठन अपराधियों को भर्ती करते हैं, दुर्दांत अपराधियों को, क्रिमिनल्स को, हथियारों को, शूटर्स को, उन पर बैन लगना चाहिए और पक्का बैन लगना चाहिए, और उनको चलाने वाले लोगों को आजीवन कारावास या देश निकाला होना चाहिए। अगर अपराधियों पे कमान नहीं लगेगी और आपराधिक संगठनों पे कमान नहीं लगेगी, उनको कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तो देश हर वक्त खतरे में पड़ा रहेगा। मैं बताऊं आपसे, आज मेरी एक बुजुर्ग हैं बहुत, उनसे बात हो रही थी, तो आज के हालात पर ही वो बात कर रहे थे, सब लोग सुन लीजिए। तो वो बताने लगे, हिटलर की बात निकल आई कि साहब हिटलर जो था उसने कैसे क्या किया, उसने अपने देश में एक राष्ट्रवादी हवा चला दी कि साहब सब राष्ट्रवादी हो गए, दिन नारे।
तो हमने कहा फिर उसको कामयाबी कैसे मिली? कहने लगे उसने पूरी मीडिया को खरीद लिया था, जो मीडिया थी उसको हिटलर ने खरीद लिया। तो मैंने कहा चाचा जी तो बड़ा गजब काम किया उसने, कैसे करा? कहने लगे पैसे से खरीद लिया। तो मैंने कहा फिर? कहने लगे उस वक्त कुछ लोगों ने मीडिया से पूछा कि आप लोग ये देश का जो नाम लेकर देश विरोधी काम कर रहे हैं, इससे तो देश को नुकसान होगा, युद्ध छिड़ जाएगा, राष्ट्रीय स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गृह युद्ध छिड़ जाएगा, बहुत लोगों की जान जाएगी। बजरंग दल से कोई दिक्कत नहीं है, आपको पीएफआई से दिक्कत नहीं है, आपको दिक्कत है तो देश की मीडिया से, आपको देश की मीडिया से दिक्कत है। आप कहाँ की डिबेट कहाँ ले जाते हैं असीम वकार साहब? मैं कई बार दंग सी रह जाती हूँ। मैडम मैं देश का नाम ही नहीं रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं देती हैं, ये तो गलत तरीका आपका। सबको आपने बात रखने दी, मुझे बात रखने दीजिए। मैंने देश का नाम ही कहां लिया? आप तो बेवजह में कूदे जा रही हैं बीच में। नहीं आप रखिए, लेकिन बात हिटलर की बात कर रहा हूं। ना। तो चाचा ने कहा कि जब मैं सवाल मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि क्या पीएफआई में क्रिमिनल एलिमेंट है, हाँ के ना? सुनिए तो पीएफआई में क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, हाँ के ना? बैन हुई पीएफआई, अच्छा हुआ, हाँ के ना? देखिए पूरी बात रखने दीजिए, देखिए पूरी बात रखने दीजिए, वरना फिर बड़ी परेशानी वाली बात हो जाएगी। चाचा ने क्या कहा कि सुनिए तो, चाचा ने कहा कि मीडिया से जब पूछा गया कि तुम लोग क्यों बिक गए, देश पैसे डाल रहे हो, तो उन्होंने कहा साहब हमारे भी बीवी बच्चे हैं और बहुत से लोग शराब बेचते हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं, तो हम लोग देश बेच के पैसा कमा रहे हैं, नफरत बेच के पैसा कमा रहे हैं। केजरीवाल के बारे में बात हो रही है क्या? केजरीवाल के बारे में बोल रहे हैं। 60 सेकंड का समय देती हूँ, आप अपने 60 सेकंड में बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, जो बुजुर्ग शायद मुद्दे की बात नहीं करते, आप भी मुद्दे से दूर जा रही हूँ। लेकिन अवनीजेश अवस्थी जी, अवनीजेश अवस्थी जी, मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ असदुद्दीन ओवैसी के बारे में क्या कहा था। पहले तो असदुद्दीन ओवैसी जी का ये बयान सुनिए, उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछूं। मैंने हमेशा पीएफआई की जो ये रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच है उसका हमेशा मैं अपोज किया हूं और करता रहूंगा, चाहे कोई रेडिकल एक्सट्रीम अप्रोच अडॉप्ट करेगा। मगर ये बैन इसलिए हम सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि चंद इंडिविजुअल अगर कोई क्राइम करते हैं, उस बिना पर अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को बैन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि mere association with an organization is not enough to convict someone। ये जो ड्रैकोनियन बैन जो लगाया गया है हमारे संविधान के प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा, उसके खिलाफ जाता है। अवनीजेश अवस्थी जी, ओवैसी साहब मानते हैं कि कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई, लेकिन बैन सपोर्ट नहीं करते। उधर मीडिया पर उंगलियां उठा रहे हैं असीम वकार साहब, इनका अर्थ क्या है? ये किस पर क्या आरोप लगा रहे? नाविका जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। वो चाचा भतीजे की कहानी, लंबी चौड़ी कहानी सुनाई है इन्होंने। देखिए देखा, मैं नाविका जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ। मैं चाचा भतीजे की कहानी के माध्यम से सैयद असीम वकार ने एक तो समाजवादी पार्टी को घेरा कि दुर्दांत अपराधी अतीक अहमद, जिसका ये अभी थोड़े दिनों पहले पक्ष ले रहे थे, अभी तक पक्ष ले रहे हैं कि दुर्दांत अपराधी कुछ संगठनों ने, कुछ पार्टियों ने अपने ज्वाइन करवा लिए थे, तो उसके बारे में बोला। फिर इन्होंने केजरीवाल के बारे में बोल दिया कि शराब के माध्यम से पैसे कमाते हैं। लेकिन असल बात यह है कि आपको नाविका जी, अब बाकी देश के जिन लोगों को हैरत हो रही है उन्हें हो, लेकिन बात यह है कि ये तो ऑलरेडी बैन है हनुमान जी पर। राजस्थान में पीएफआई का मार्च की अनुमति मिली, लेकिन रामनवमी हनुमान जयंती के जुलूस पर धारा 144 लगा दी गई कि जुलूस नहीं निकाल सकते आप। ये ऑलरेडी हो चुका है। तमिलनाडु में जहां कांग्रेस एक पार्टी है, वहां पर एक गांव के लोगों ने कहा कि भैया इस गांव में हम लोग रहते हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग, तो अब इस मंदिर बंद कर दो, इसमें आरती घंटी नहीं होगी। कोर्ट में जाना पड़ा उनको। कोर्ट ने कहा कि नहीं आप आरती करिए, मंदिर उनका हक है। कोर्ट के माध्यम से मिला, सरकार के माध्यम से नहीं। तीसरी बात सुनिए, वक्फ बोर्ड में आप, ये पूरे देश में कोई ये कह सकता है कि ये मेरी जमीन है, तो इसका मैं प्रमाण नहीं दिखाऊंगा, मेरा कहना पर्याप्त है। मैंने कह दिया ये मेरी जमीन है, अब आप साबित करिए कि ये मेरी जमीन नहीं है। मैंने तो कह दिया।
तो ये ऑलरेडी बैन है। बात पहली बार ये हुई है कि कांग्रेस ने इसको अपने घोषणा पत्र में लाई है। बैन प्रतिबंध तो पहले से लगा चुकी बजरंग बली पर, रामनवमी पर। राम के बारे में क्या उनके, राम के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में क्या है? पहले जय श्री राम उनको नारा लगता था गलत, अब जय बजरंग बली नारा उनको गलत लगने लगा। तो बात बड़ी साफ सी है नाविका जी, इस देश में जिस तरीके से इतने वर्षों तक जिस तरीके की तुष्टीकरण नहीं, बहुत उससे भी ज्यादा निचले दर्जे की जो राजनीति होती रही है, वो उस राजनीति को आज शब्दबद्ध कर दिया गया है। घोषणा पत्र में घोषित कर दिया गया कि हम ये करेंगे। आप ये बताइए कि आज ये कह रहे हैं पीएफआई, किस बात के लिए बजरंग दल कह रहे हैं जानते हैं आप? वो हर्षा का जिसकी हत्या हुई थी, उसमें पीएफआई के लोग कन्विक्टेड हैं। और सिद्धरामैया ने ठीक चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से पहले पीएफआई के तमाम ऐसे लोगों को जेल से बाहर किया था। ये आतंकवाद के खिलाफ लोकेश जिंदल जैसे लोग आज बोलने की हिम्मत रखते हैं? इनको मालूम नहीं है कि क्या किया था इन्होंने? बात बड़ी साफ से नाविका जी कि आज मैं फिर से कह रहा हूं कि एक उदाहरण नहीं, आप पश्चिम बंगाल लीजिए, झारखंड लीजिए, जहां भी जाइए, वहां पर जिस तरीके से हिंदू, मैं एक दल संगठन की बात नहीं कर रहा हूं, जिस तरीके से वहां पर हिंदू त्योहारों, उत्सवों, पर्वों पर जिस तरीके की हिंसा और हिंसक घटनाएं, पथराव, लाठी डंडों से मारपीट होती है, उसके बारे में कभी किसी कांग्रेस पार्टी के व्यक्ति ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि ये लोग करवाते हैं जी, हिंदुओं के खिलाफ नहीं, ये हिंदुओं के खिलाफ की राजनीति है जो उनके मानसिकता में है। सवाल आज जरूर वाजिब है। और लोकेश जिंदल जी, मैं आपसे ये सवाल पूछूंगी कि जब पीएफआई ऑलरेडी बैन हो चुकी है, तो पीएफआई बैन करने का मैनिफेस्टो में क्यों जिक्र है? और पीएफआई के साथ बजरंग दल का नाम जोड़ना, क्या ये साफ तुष्टीकरण की राजनीति का अटेम्प्ट नहीं है? लोकेश जिंदल जी, आज दिल पर हाथ रखकर बोलिए, नहीं तो पीएफआई तो बैन हो चुकी है, पीएफआई का बैन आप क्या करेंगे? देखिए, हमारा जो मैनिफेस्टो है, सर्व जनांगद शांति तोटा, तोटा का मतलब होता है गार्डन, जहां पे सभी कम्युनिटीज आकर शांति से रहेंगी। तो उस मैनिफेस्टो के आधार पर हमने कहा है कि ऐसे संगठन पीएफआई और बजरंग दल जैसे, जो एक शांति के लिए खतरा है, जो समाज में विषैलापन, जो समाज में अलगाववाद, जो समाज में आतंकवाद फैलाते हैं, इन्हें हम बैन करेंगे। हमने ये कहा है कि ऐसे संगठन, बजरंग दल, राम सेना, जो भगवान का नाम शहजाद पूनावाला, ये इनकी डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इनकी जो साठगांठ एसडीपीआई के साथ बन रही थी वो लोगों के सामने आ चुकी थी, इसीलिए सिर्फ पीएफआई बोलने से कुछ ये डरते हैं। और पीएफआई जो बैंड है ऑलरेडी, उसको बैन करके साथ में बजरंग दल जोड़ देना, यानी कि दोनों तरफ से खीर मलाई खाने की कोशिश। शहजाद पूनावाला, इनका जो गोल है, इनका जो तरीका है ये कहने का मैनिफेस्टो में, ये किस तरफ राजनीति को ले जा रहा है? देखिए, जैसे इनको हार नजर आई, कांग्रेस बौखलाई, पहले उतर आई, देने लगी गाली, और अब सजा रही है वोट बैंक की थाली। थोड़ा सा पैटर्न देखिए और इतिहास देखिए। कांग्रेस का इतिहास क्या रहा है? राम जी का अस्तित्व नहीं, राम सेतु को तोड़ना है, हिंदू टेरर, संघी टेरर, सैफरन टेरर, 26/11 समझौता हिंदुओं ने किया। उधर से लेकर आज क्या कह रहे हैं कि जय श्री राम ही नहीं, राम लल्ला को तो इन्होंने लॉक में रखा ही था, और जयराम रमेश ने बोला था ताले खुलवाना गलत निर्णय था, और आज वो चाहते हैं कि बजरंग बली की प्रशंसा करने वाले, आस्था रखने वाले लोग भी जेल में चले जाए। तो ये एक तुष्टीकरण की यात्रा है, पहली बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं ये बाग है, सब फूल है, इसमें सब बाग है। तो भाई बताइए ना कि इस बाग में आपने जो मुस्लिम आरक्षण देंगे, क्या वो बाकी के जो फूल है इस बाग में हिंदुओं को आरक्षण नहीं होना चाहिए? और लिंगायत और वोक्कलिगा से आरक्षण छीन कर आप ये आरक्षण उनको दे रहे। तीसरी बात, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, इतना सबूत है बजरंग दल के खिलाफ, आतंकी है, ये है, फलाना है, डिमकाना है, तो लोकेश जी अभी तक रुके क्यों हैं? छत्तीसगढ़ में प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया? और चौथी बात, मैं आखिरी बात देखिए सुनाना चाहता हूं आपको, ये जो खड़गे जी जिन्होंने गाली दी थी मोदी जी को, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं कि ये केवल मोदी जी के खिलाफ नहीं है। मोदी जी को नाक कहना, जहरीला नाक कहना, जो शिव जी के गर्दन के अलंकृत करता है, मैं आपको उनका असली एजेंडा सुनाता हूं, सुनिए खड़गे जी का बयान। और ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में, मुझे जवाब देने दीजिए। फिर इस देश
शहजाद पूनावाला जी, शायद आपकी सुनिए, याददाश्त भूल रही है। अरे सुनिए भाई, मैं बयान सुना रहा शाह जी ने कहा हूँ। था, अरे नाविका, ये क्या तरीका है भाई? मैं बयान सुना रहा हूँ, वो बीच में बोल पड़े। अरे सुन लो बयान। अपनी बात। अरे नाविका जी, मैं अपना बयान सुना लूं? नाविका जी एक सेकंड, मैं एक महत्वपूर्ण बयान सुना रहा था। दोनों को 1 मिनट के लिए रोक रही हूं। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं महंत राजू दास, हनुमानगढ़ी अयोध्या से। महंत राजू दास, प्रणाम, जय बजरंग बली। आज बजरंग बली के दिन पर बजरंग दल को बैन किया है और इस तरह का वादा किया है कांग्रेस पार्टी ने। क्या आप इसको समझते हैं कि ये सिर्फ बजरंग दल पर उंगली उठाई गई है या ये एक तुष्टीकरण की राजनीति है कांग्रेस द्वारा? नहीं, पहले तो मैं जितने इस टीवी चैनल डिबेट में बैठे हैं उन सभी के लिए अयोध्या हनुमानगढ़ी से हनुमान जी महाराज के तरफ से मैं मंगल कामना करता हूं। ढेर सारा समय और ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। आप सभी को सब बुद्धि आए, मंगल कामना, आशीर्वाद। कष्ट इस बात की है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन इतना नीचे स्तर पर गिरते चली आ रही है जिसका कोई जवाब नहीं। निवेदन मेरा एक निवेदन है। निवेदन यह है कि ठीक है, आप तो अभी मोदी जी को गाली दे रहे थे, अच्छी बात है, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, उन कांग्रेसियों से जिनको पीएफआई में बजरंग दल का चेहरा नजर आता है। आपको अगर कोई तकलीफ हो तो बजरंग दल में आकर काम करके आप देख लो। शुरू से ही कांग्रेस विचार परिवार राम को काल्पनिक कह देना, राम सेतु को काल्पनिक कह देना, राम को ताले में रखना, यह कह देना कि अभी कोर्ट फैसला ना दे, अभी अगर कोर्ट फैसला देगा तो बीजेपी को फायदा मिलेगा, साधु संतों को बोको हरम, आईएसआई और तालिबान से जोड़ देना। उसके बाद देखिए, जब इनको जरूरत आन पड़ती है तो त्रिपुंड लगा लेना, ये कुर्ते के ऊपर से जनेऊ पहन लेना, यह कह देना कि हम भी कश्मीरी ब्राह्मण है, हम आपसे अलग नहीं है, और मंदिर मंदिर मत्था टेकना शुरू कर देना। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलने वाला है। ये जनता समझ चुकी है, जनता समझदार है। और मेरा निवेदन है आप सभी से, सवाल पूछ रहे हैं महंत राजू दास जी। उदित राज जी, आप जवाब देना चाहेंगे? कभी आपको हिंदू टेरर दिखता है, कभी आपको पीएफआई से बजरंग दल की तुलना होती है, कभी राम काल्पनिक हो जाते हैं। सवाल पूछा जा रहा है आपसे। आधे घंटे में अगर आप बीजेपी को ही बढ़ाना है और उन्हीं को बढ़ाना है तो बाकी पार्टियों को ना बुलाएं। या तो देखिए, अब तो आगे फैसला लेना पड़ेगा कि आपके चैनल पर आए कि नहीं। 5 बार बीजेपी के प्रवक्ता को टाइम दिया, अपने क्रॉस क्वेश्चन में और मूल क्वेश्चन में। मुझसे मेरा बीच रहा था, बीच में काट करके फिर आप के 4 बैठे हैं। मैं कई एक तो आरोप आपने लगा, नहीं, कांग्रेस के 4 स्टेपनी बैठे, उसका क्या होगा? वो 4 स्टेपनी भी बोले हैं कि मुस्लिम लीग पूरी बैठी हुई है यहाँ पे। एक आरोप तो खुद आपने लगाया कि खरगे जी, क्या देखिए, अगर बीच में डिस्टर्ब करेंगे तो हम भी वही करेंगे, असभ्य बात न करिए बीच में। मैं बीच में किसी का वो नहीं किया है, यहाँ पढ़े लिखे जैसे बात करिए। और एक बात की, नविका जी, आपने कहा कि खरगे जी ने कहा मोदी जी को कि कोबरा कहा। आप ये बताइए, आपको उसी समय यह भी नाम लेना चाहिए था कि बासन गौड़ा ने सोनिया गांधी जो का बिस्कन्या कहा। आप ये कहते तो बात समझ में आती। एक तरफ की बात कही जाती है, दूसरे तरफ की बात नहीं। दूसरी बात इसमें यह कहा गया, ठीक से मैनिफेस्टो को पढ़ लीजिए, कि अगर विध्वंसक गतिविधि में पाए जाएंगे तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। ये भी देखा जाती। तीसरी बात है कि कांग्रेस पार्टी भगवान राम की पवित्रता और हनुमान जी की पवित्रता को बचाने के लिए ऐसा कर रही है। अरे भगवान हनुमान जी के नाम से कोई डिसरप्टिव एक्टिविटीज करे, पब में घुस करके मार पीट करे या उधम मचाए या ये भाला लेकर के नाचे, राजू दास को बदनाम करने क्या राम की आस्था और हनुमान जी को बचाने के लिए कांग्रेस की जरूरत पड़ रही है या ये कांग्रेस की खुद की जरूरत है? नहीं,
हम नहीं, देखिए भगवान उदित जी, भगवान राम के हनुमान की पवित्रता को बचाने के लिए कर रही है, मिसयूज कर रहे हैं। नहीं, ये कांग्रेस की निज स्वार्थ है और मैं उदित जी को बार बार आशीर्वाद देता हूं। उदित जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, लेकिन उनसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है, इस प्रकार से सिर्फ सनातन से ही बैर क्यों, बजरंगी से इतना तकलीफ क्यों, बजरंग दल से इतना आपको कष्ट क्यों? आप बताते हो कि पब में घुसकर, अरे पब में जब आप नंगा नाच करोगे तो उसका जवाब तो हमको देना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जब बजरंग दल कोई कार्यक्रम करता है तो आपको तकलीफ होने लग जाती है। मैं आपसे नहीं, मैं पूछता हूँ उदित जी से मेरा सवाल है, दीदी उदित जी से मेरा सवाल है, निवेदन है उदित जी, जिस प्रकार से लगातार एक ने अनेक बार, अब आसान सा तरीका, अरे कांग्रेस की और भी राज्यों में सरकारें हैं, आप उस पे बैन क्यों नहीं लगाए? नहीं लगा सकते। आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए महोदय। अपील है आपको, जिस प्रकार से लगातार भगवा को टारगेट कर देना, हमको बोको हराम, ISI, तालिबान से जोड़ देना, भगवा आतंकवाद मर देना, बजरंग दल अगर कोई बात को रखे तो आप उसको आतंकवादी करार दीजिए। ये तो नहीं चलने वाला है ना, ये नहीं चलेगा। आपकी बात को इतना दिनों से ये सवाल उदित राज जी कांग्रेस का पीछा करता रहेगा, लेकिन नसीम सिद्दीकी जी एनसीपी से हमारे साथ हैं। नसीम सिद्दीकी जी, माफी चाहती हूँ, देर से आ रही हूँ, लेकिन ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस पार्टी अपना रास्ता खो देती है जब इस तरह के मुद्दे बीजेपी के हाथ में दे देती है? कभी जहरीला सांप बुलाती है, कभी बजरंग दल पर बैन लगाने की बात करती है, और दूसरी तरफ क्या पूरे विपक्ष में कहीं ना कहीं कोलाहल नहीं फैल गया? आज पवार जी कह रहे हैं वो नहीं रहेंगे। क्या 2024 का नजारा कर्नाटक से पहले पवार साहब को नजर आ रहा है कि 2024 में क्या होने वाला है? क्या इसलिए आज उन्होंने एनसीपी के अध्यक्ष की पोजीशन से इस्तीफा दिया? आप किस विषय पे बात करना चाहती हैं? बजरंगबली पे करना चाहती हैं या महाराष्ट्र में पवार साहब पे पहले करना चाहती हैं? हेलो, आप पवार साहब पर बता दीजिए। हेलो, नहीं, बजरंगबली पर क्यों नहीं पूछ रही हैं आप? क्या आपने वो बीजेपी और कांग्रेस और महंत जी के बीच में आप ही ने तो कोई मजबूरी नहीं है? पवार साहब ने क्या तरीका है? नाविका जी क्या है, टाइम वेस्ट कर रही है जनता का भी, दर्शकों का भी। हम डिबेट कर लेते हैं, ये सवाल क्लियर ही नहीं है इनको सवाल। चलिए नाविका जी, मेरे मन में 2 सवाल उत्पन्न हुए हैं, मैं जरा पूछ लूं उदित जी से। देखिए नाविका जी, अभी क्या कहा गया बीच में पहले ये जो बोल रहे हैं सज्जन, इनको आप ये नाविका जी, नसीम जी बोलने वाले हैं या ये 15 मिनट पहले फुटेज खाएंगे? ये फुटेज खाना है या बोलना है इनको? या तो बोल दे या नहीं बोलना है, और उनको मतलब एकदम वो करना है, भूमिका बनानी है 15 मिनट, तो अलग बात है। शहजाद जी 1 मिनट, मैं पवार साहब का एक जवाब ले लूं नसीम सिद्दीकी जी से। जल्दी क्या लीजिए, पवार भूमिका साहब ने बनाने के पहले लिए ही शो नहीं हथियार बनाना। डाल दिए? 2024 का नजारा पहले से ही नजर आ गया सिद्दीकी जी? कोई नजारा का प्रश्न नहीं है। पवार साहब ने राजनीति से संन्यास लेने की बात नहीं की है, उन्होंने अध्यक्ष पद से जिम्मेदारी और किसी को देने की बात की है। उसको आप और किसी एंगल से देखने की कोशिश ना करें, एक बात। दूसरी बात ऐसा है कि आप डिबेट को अगर कंडक्ट कर रही हैं तो आप ही डायरेक्शन दें, आप ही बोले, बाकी जो प्रवक्ता है कम से कम वो मुझे निर्देश देने का काम ना करें। चलिए नाविका जी, अब मुद्दे पे आ जाए। क्या मुझे एक बात रखनी है, अगर आपकी अनुमति हो तो। नाविका जी देखिए, अभी उदित राज जी ने कहा, समय देने का है। देखिए नाविका जी, देखिए मुझे लगता है चर्चा वेस्ट नहीं होनी चाहिए, दर्शक भी देख रहे हैं, उनको देखने दीजिए। नाविका जी मुद्दे
पे आता हूं। देखिए, उदित राज जी ने एक बात कही कि भगवान की पवित्रता बचाने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। एक सेकंड नाविका जी, एक एक करके बात रखते हैं। इन्होंने अभी कहा, प्लीज मॉडरेट नाविका शहजाद पूनावाला को बताएं कि वो एक पार्टिसिपेंट है डिबेट में, नाविका जी आप तय कीजिए क्या कर रहे हैं यार। 104 इनके पैनलिस्ट है, अपना समय। नाविका जी पहले आप ये नाविका जी पहले आप ये बताएं कि एक मिनट सब एक दूसरे के ऊपर ना बोले। क्या ये बीजेपी का चैनल है? सब एक दूसरे के ऊपर ना बोले। ये पब्लिक का शो है, पब्लिक के कई सवाल आ रहे हैं और पब्लिक का, जनता का पहला सवाल मोतीगिरी गोस्वामी का जोधपुर राजस्थान से सवाल है, क्या बजरंग दल पर आतंक के साथ जुड़े होने की कभी भी कोई सबूत मिले जैसा कि पीएफआई के खिलाफ मिले? इस पर क्या कहेंगे आप लोकेश जिंदल जी? देखिए, अभी हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। 2020 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये प्रूव करके बताया था रिपोर्ट के साथ में कि फेसबुक के अंदर बजरंग दल के कई गुट देश में हिंसा फैला रहे हैं। और अगर आप 1992 से लेके अब तक का बजरंग दल का रिकॉर्ड देख लें, 1992 जब बजरंग दल बैन की गई थी, 1998 ले लीजिए, 2006 ले लीजिए जब नांदेड़ में 2 बजरंग दल के एक्टिविस्ट बॉम्ब बनाते बनाते मारे गए थे, 2008 ले लीजिए ऊना के अंदर गुजरात में जहां पर दलितों को जिंदा जला दिया गया था, और हाल ही में फरवरी 2023 के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता थे जिन्होंने मुस्लिम आदमी को मार दिया जान से भरतनगर में। हर तारीख पर, हर साल पर, हर महीने पर बजरंग दल की आतंकवादी मोहर लगी हुई है। लेकिन ये जो वर्तमान में सरकार है वो बजरंग दल को एक जवाब दे दूं क्या? बैन दी जा रही है, उन्हें बचाई जा रही है। इस तरह का इसका जवाब दे सकता हूं। हम वेलकम करते हैं आप पीएफआई के संगठनों को जवाब दीजिए शहजाद पूनावाला। अब नाविका कृपया करके जवाब भी लेने दीजिए। थैंक यू नाविका जी। इन्होंने अभी कहा, इनका ही स्टेटमेंट है, 1992 से लेकर अब तक उनका एक आतंकी पूरा परिदृश्य रहा है। तो 2004 से 14 किसकी सरकार थी? वो बोल देते वहां पे प्रतिबंध लगता है राष्ट्रीय स्तर पर। प्लीज नाविका पूरा जवाब होने दीजिए। नाविका कृपया जवाब होने दीजिए। ये तरीका नहीं हो सकता नाविका, मैं सबका इंतजार करूं। नाविका कृपया मेरा जवाब होने दीजिए। नाविका मेरा जवाब होने दीजिए, ये तरीका सही नहीं है। लोकेश जी, उदित राज जी, दिस इज नॉट द वे। शहजाद पूनावाला 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। अब दूसरी बात, उदित राज 30 सेकंड में अपनी बात कहिए। उदित राज जी ने पिछले वक्तव्य में कहा कि भगवान की पवित्रता को बचाने के लिए हम ये प्रपोज कर रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भगवान की पवित्रता बचानी थी इसलिए भगवा आतंक बोला? भगवान की पवित्रता बचानी थी इसलिए राम जी का अस्तित्व ने ये बोला? और राहुल गांधी ने एक बार अमेरिकन एम्बेसडर से क्या कहा? लश्कर तैयबा जैश ए मोहम्मद, जो अल्लाह के नाम पर है, जो मतलब मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर है, वो तो कोई कुछ नहीं बुरा कर रहे हैं, पर हाँ हिंदू टेरर बहुत खतरनाक है। तो तब वहां पर भगवान की पवित्रता याद नहीं है राहुल गांधी को? लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद। मैं उदित राज जी से सवाल पूछना चाहती हूँ। पब्लिक के 2 और सवाल है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, यासीन मलिक का सम्मान करने वाली कांग्रेस जब बजरंग दल को कटघरे में क्यों खड़ा कर रही है? एक तो ये सवाल है। अर्चना श्रीवास्तव का हैदराबाद से सवाल है, गरीबी बेरोजगारी का मुद्दा लेकर कांग्रेस पार्टी ने इतनी लंबी भारत जोड़ो यात्रा की और अब घूम फिर कर वहीं आ गए। कर्नाटक में गरीबी बेरोजगारी का मुद्दा नहीं दिखा कि आप बजरंग दल तक पहुंच गए? जवाब दीजिए उदित राज जी। भगवान को ढाल बना करके जिस तरह से आरएसएस बीजेपी राजनीति करती है, हम भगवान की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं कि भगवान के नाम से आप किसी को मारो या पीटो और छुरी लेकर के, डंडा लेकर के आप उधम मचाओ, तलवार भाजो, ये भगवान का आदर्श हो सकता है क्या? बिंदल जी ने इतने ज्यादा एग्जाम्पल दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, उस पर डिबेट हो जाए कि कितने बार विध्वंसक गतिविधियों में भाग लेते हैं। ये बम ब्लास्ट कौन से नारे के साथ होते हैं उदित राज? बात यह है कि ये बम ब्लास्ट होते तो कौन सा नारा लगता है? फिर देखिए, एक तरफ बम ब्लास्ट होते हैं न्यूयॉर्क में अलग-अलग जगहों पर, तो कौन सा नारा होता है बताओ एक बार। इडियट इडियट छोड़ दीजिए। शहजाद पूनावाला जी, जब आप बोल रहे थे तो आप किसी को बीच में बोलना नहीं देना चाहते थे। अब उदित राज जी बोल रहे हैं तो आप बीच में मत बोलिए ना। एक मिनट। He is an uncivil person, uneducated person. उदित राज जी, आप अपनी बात कहें। आप अपनी बात कहें उदित राज जी। I am not intervening in you.
चलिए चलिए, आप विक्टिमहुड कार्ड मत खेलिए, विक्टिमहुड कार्ड मत खेलिए। उदित राज जी छोड़ दीजिए, इस गवार को कहां से ले आ जाते हैं भाई? उदित राज जी आप अपनी बात खत्म करें। ले आते हो? कल कांग्रेस में थे तो बीजेपी को गाली देते थे। कल बीजेपी में थे, आप बीजेपी के सांसद थे। कृपया इस तरह की भाषा ना इस्तेमाल करें। उदित राज जी आप अपनी बात कहें ना, अपना इतिहास देख लो। आप वरिष्ठ नेता हैं, उदित राज जी आप अपनी बात कहें। He is from BJP. He was in a BJP. He was MP टिकट कट हुआ। नहीं, ये मुद्दे की बात नहीं है। अपनी देश अवस्थी जी, लोग भी पूछ रहे हैं कि ये कौन सा मुद्दा और कहां को चली गई कांग्रेस पार्टी। नाविका जी, आज एक आर्गुमेंट जो लोकेश जिंदल ने 2 या 3 बार दिया, एक तो वॉल स्ट्रीट जर्नल का दिया, फेसबुक का दिया। लोकेश जी, मैं आपको बताऊं, एक गार्जियन नाम का अखबार है, अगर विदेशी अखबारों पे इतना भरोसा है तो जवाब दीजिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पे उन्होंने कहा कि वास्तविक जो अंग्रेजों से मुक्ति है भारत को तो आज मिली है। क्या कहेंगे कांग्रेस सरकार के बारे में? आप क्या कहेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में? बोलिए ना उस पर। अरे आप विश्वास करते हैं ना? सवाल इस वक्त कई हैं, लेकिन शायद आज की राजनीति हमें ये बता रही है कि दोनों तरफ कहीं ना कहीं नर्वसनेस है। मैं असीम वकार साहब बोलना चाह रहे थे, शायद माइक उतार रहे थे तो मैं गई नहीं, लेकिन असीम वकार साहब, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। असीम वकार साहब, कांग्रेस पार्टी बेरोजगारी, महंगाई पर कोई बात नहीं कर रही, बात कर रही है तो बजरंग दल पीएफआई पर। आपको अटपटा सा लगता है? देखिए, अगर कांग्रेस में इतने बेहतरीन अक्लमंद लोग होते तो इतने साल हुकूमत करने के बाद आज वो अपनी जिंदगी की लड़ाई न लड़ रहे होते। ये साबित करता है कि इतनी हुकूमत करने के बाद, लगातार सरकार में रहने के बाद, आज उनकी पोजीशन ये है कि ना उनके पास मुद्दे हैं और ना वो लड़ाई लड़ने के काबिल हैं। तो ये साबित करता है उनके पास अभाव है नेताओं का भी, अकल का भी, मुद्दों का भी और प्लानिंग का भी। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं यहां अपनी पार्टी की तरफ से आया था। आपने मुझे 1 घंटा बिठा कर रखा। मैडम, मैंने कौन सी गुनाह कर दिया था? मैंने तो इंडियन मीडिया का, आपका या किसी का नाम ही नहीं लिया। मैं तो ईमानदार प्रवक्ता। मैंने कहा जो लोग गुंडे हैं, लंदन की हो रही होती जो गुंडे हैं उन पे बैन लगना चाहिए। अब आप हमको सर्टिफिकेट देंगे? मैंने तो कहा था कि जो गुंडे हैं उन पे बैन लगना चाहिए, जो गुंडे वो भर्ती हो जाते हैं उन पे बैन लगना चाहिए। मुद्दे जो हैं वो चुनाव से निकलते हैं। और असीम वकार साहब, लड़ाई तो इन्हीं पार्टियों से है आपकी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो टीआरएस हो। चुनाव तो यहीं लड़ने पड़ेंगे। अब दूसरे देशों की कहानियां बताकर, मनोहर कहानियां बताकर आप इस देश में तो कम से कम राजनीति नहीं कर पाएंगे। उतरना पड़ेगा तो इन्हीं मुद्दों में और इन्हीं पार्टियों के साथ। लेकिन आज मेरा नजरिया इस पूरे मुद्दे पर इतना है कि राजनीति की लड़ाई दूरदर्शी सोच पर होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कांग्रेस ने चूक कर दी है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का जो फैसला लिया, शायद उस पर अमल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ये फैसले कानूनी तौर पर लेने पड़ते हैं। आप बैन करेंगे, बजरंग दल चैलेंज करेगा, मामला कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में सिर्फ दलीलों से या सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलता, आपको दिखाने पड़ते हैं सबूत। क्या कांग्रेस पार्टी के पास ये सबूत है? और क्या कांग्रेस पार्टी ने सबसे बड़ी गलती ये नहीं की कि पीएफआई जिसका बैन हो चुका है उसकी तुलना कर दी बजरंग दल से? और तमाम जितने राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान, वहां कहीं भी बजरंग दल की बैन की कोई बात नहीं। तो क्या कांग्रेस पार्टी अपनी ही जड़ों से और अपने ही मुद्दों से कट चुकी है? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है और ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उठाया है। और इसीलिए तो शायद उन्होंने कहा था संसद में भी कि एक अकेला सब पर भारी, क्योंकि दाव उल्टा तो नहीं पड़ेगा कांग्रेस पार्टी। ये कांग्रेस को सोचना। आज इस शो में इतना ही लेती हूं आपसे इजाजत, लेकिन जाने से